आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक पहुंचाई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोवर्धन योजना के तहत देश में आज 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ाते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है।
हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज अपना नियम 377 के अधीन मामले उठाने हैं, वो व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपना प्रस्तुत पटल पर रख सकते हैं। ಎಸ್, ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾವು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಹಡಗುಗಳು ಹರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹರ್ಮುಜ್ನಿಂದ LPG ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಡಗು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹಡಗುಗಳು ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರು, ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೋದಂಥವರು, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಇನ್ನು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ LPGಯನ್ನು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, LPG ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭಾರತದ ಬಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವೇಳೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.